नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज हमारा जो अगला पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं मध्यकालीन इतिहास का। मध्यकालीन इतिहास में हम देखेंगे अब सल्तनत कालीन प्रशासन को देखेंगे, साहित्य एवं कला को देखेंगे। इसको हम कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर्स। ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का मोटिवेशन, एक कोटेशन है, इसको देख लीजिए। लक्ष्य हर कोई बनाता है, लक्ष्य हर कोई बनाता है, पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होता है। ठीक। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें से दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था। चौधरी, मलिक, रावत, पटवारी, कौन होता था इसमें से? देखिएगा दोस्तों, कौन होगा इसमें से? हमारा होगा चौधरी। चौधरी होता था। ठीक है। सल्तनत काल में भू राजस्व अधिकारी को, सर्वोच्च अधिकारी को क्या हम कहते थे? क्या हम कहते थे? चौधरी कहते थे। चलिए अब आगे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर लगाया जाता था। देखिएगा, सर्व कर लगाया जाता था। ऑप्शन ए है व्यापार पर, बी जो है गैर मुसलमानों पर, सी जो है सिंचाई पर, डी उद्योग पर। इसमें से हमारा आंसर जो होगा सिंचाई कर। सिंचाई कर किसने प्रारंभ किया था? ये सिंचाई कर को फिरोज शाह तुगलक ने। इसको हम क्या कह सकते हैं? हक ए सर्व। इसका पूरा नाम क्या था? हक ए सर्व। ठीक है ना, हक ए सर्व। उसके बाद नहरों की जो है बंदोबस्त भी किया था वहाँ पर अपने साम्राज्य में। उसके बाद खैराती अस्पताल, उसके बाद दीवान बंदगान वो जो उसमें रखे जाते थे, वो देखिए ये रखते थे दास। इसके शासनकाल में जो है 1,80,000 दास हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? दास हुआ करते थे। उसके बाद 1200 बागानों को भी लगवाया था। ये बागों का बहुत बड़ा शौकीन भी था, उद्यान लगवाया था। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा इसमें से तीसरा, जवाबियत का संबंध किससे था? ए राज्य कानून से है, बी मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून होते थे, टकसाल से संबंधित कानून होते थे, कि कृषि संबंधित कर होते थे। इसमें से दोस्तों हमारा आंसर जो होगा, देखिएगा हमारा आंसर क्या होगा? राज्य कानून। इसको क्या कहते थे? राज्य कानून। राज्य कानून क्या? जवाबियत का संबंध था। ये सल्तनत काल में जो है प्रशासनिक शब्दावली थी। ये जवाबियत, ये क्या थी? प्रशासनिक शब्दावली थी। ठीक है। चलिए अब अगला हमारा जो है, देखिएगा इसमें से चौथा क्वेश्चन है, हदीस है। हदीस है एक। देखिएगा इसमें से हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। देखिएगा ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हमारा है, ए इस्लामिक कानून है, बी मनसबदार है, सी जो है बंदोबस्त कानून है, डी जो है सल्तनत कालीन कर है, या इनमें से कोई नहीं है। क्या है? हदीस क्या होता था? एक क्या होता था? ये इस्लामिक कानून होता था। ठीक है। हदीस एक क्या था? इस्लामिक कानून था। ये प्रारंभ जो किया गया था सल्तनत काल में, इस्लाम धर्म के मूल स्रोत के रूप में किया गया था कुरान के अनुसार। कुरान के बाद इसको हम क्या बोलते थे? कुरान के बाद दूसरा स्रोत था ये इस्लामिक कानूनों को पता लगाने के लिए। ठीक ना। अब चलिए, उसके बाद बंदोबस्त व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था है। चलिए इसको वहाँ का है, दिल्ली मुग़ल काल का। ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा,
देखिएगा इसमें से 5वां नंबर, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ए है चांदी तांबा का, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा, डी जो है सोना जस्ता तांबा। देखिएगा दोस्तों, हमारा इसमें से आंसर क्या होगा? चांदी तांबा। ठीक है, टंका जो होता था, टंका क्या था? टंका जो था चांदी की थी। वहीं ससगनी को हम जीतल कहते थे, जीतल भी कहा जाता था। एक किसने प्रारंभ किया था इसको? किसने? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन होगा इसमें से 6वां, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था? देखिएगा किसके शासनकाल में? हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, इसका शासनकाल भैया पहले जान लीजिए 1242 से 46 तक था। कहाँ तक? 46 तक। ठीक, 1242 से 46 तक हुआ था। इस सर्वप्रथम बगदाद का अंतिम खलीफा हुआ करता था, उसका नाम क्या था? ये अल मुस्तसीर, अल मुस्तसीम भी कहीं कहीं मिलता है। देखिए अल मुस्तसीम, अल मुस्तसीम हुआ करता था, एक खलीफा का नाम था। उसके बगदाद का रहने वाला था। ये कहाँ का था? ये बगदाद का था, बगदाद का था, है ना, बगदाद का रहने वाला था। वहीं इल्तुतमिश के सिक्कों पर किस खलीफा का नाम था? अल मुंतसिर का। देखिएगा इल्तुतमिश के जो सिक्का टंका उनका था, ये जीतल टंका, और सिक्कों पर किसका नाम था? अल मुस्तसीर, अल मुस्तसीर नाम था उसका। ठीक है, अलाउद्दीन के सिक्कों पर। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन होगा 7वां नंबर है। देखिए अलाई दरवाज़ा का निर्माण, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ए है इल्तुतमिश ने करवाया था, बी जो है बलबन ने करवाया था, सी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, डी जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था? देखिएगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ये अलाई दरवाज़ा जो था कुतुब मीनार के निकट अवस्थित है। पहली बात तो ये है, कहाँ है? पूछा भी जाता है अलाई दरवाज़ा कहाँ है? कुतुब मीनार के, कुतुब मीनार के, कुतुब मीनार के निकट है। ठीक है, कुतुब मीनार के क्या है? निकट है। उसके बाद इसका जो 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी, 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद इसमें जो है एक घोड़े के नाल के आकार का था। किसके आकार का? घोड़े के नाल का, नाल के आकार का, घोड़े के नाल के आकार का था। ठीक है, ये कैसा था? ये मेहराबों का जो है प्रवेश द्वार हुआ करता था। ठीक है ना, ये चतुष्कोणीय मेहराब है, चतुष्कोणीय मेहराब है। ठीक है, अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर जो है, 8वां नंबर देखिएगा, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी किसके शासनकाल में? अभी मैंने इसका जिक्र किया, किसके शासनकाल में लाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत थी? अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। ठीक है, किसके निकट है? कुतुब मीनार के निकट अवस्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर है। देखिएगा निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया था? देखिए ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा इसमें किसका योगदान नहीं था? अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका 1199 ईस्वी में
नींव रखा, ठीक है। 1206 से 10 ईस्वी के बीच में इसका कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है ना। 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में इसका कार्य प्रारंभ किया। किसने इसको पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। पूर्ण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने करवाया पूर्ण। उसके बाद इसमें जो है देखिए फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है इसके शासनकाल में क्या हुआ था, ये सब जर्जर हो चुकी थी, कुतुब मीनार एकदम से जर्जर हो चुकी थी। इसका जो है चौथा मंजिला एकदम ढल रहा था, मतलब ढह रहा था। अब देखिएगा इसमें चौथा और पाँचवीं मंजिले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर हम देखते हैं दोस्तों। देखिएगा इसमें निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद किला जो है, उसके बाद लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। अब देखिएगा इसमें से हमको सही कालानुक्रम के अनुसार जो है इसका मतलब मिलाना है, ठीक है। अब देखिए काल क्रमानुसार इसको हमको देखना है कब कब इसका निर्माण किया गया था। देखिए तुगलकाबाद का किला भैया किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक ने करवाया था। कब करवाया था? इसको देख लीजिए 1320 से 25 के बीच में करवाया था, ठीक है ना। तुगलकाबाद नामक नगर भी बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में, ठीक है ना। तृतीय नगर इसको कहा, दिल्ली का तृतीय नगर कहा जाता था इसको। वहीं लोधी शासनकाल में देखिएगा लोधी शासनकाल कब से कब तक? 1451 से 1526 तक था। वहीं कुतुब मीनार का निर्माण, अभी मैंने बताया कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ऐबक ने करवाया था। कब करवाया? 1206 से 1210, अभी पिछले क्वेश्चन में हो चुका है। वहीं इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है इसको पूर्ण करवाया गया था, ठीक है। वहीं फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो करवाया था अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाया? अकबर ने करवाया था, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? देखिएगा तुगलकाबाद, उसके बाद लोधी गार्डन, फिर आता है कुतुब मीनार। देखिए एक के बाद तीन के बाद क्या हो जाएगा इसमें? देखिए एक के बाद तीन के बाद फिर 2 हो जाएगा, 2 के बाद फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन होगा, देखिए ये हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें से? देखिए यार इसमें कुछ मेल ठीक नहीं है। देखिए इसमें फिर से देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार का निर्माण पहले हुआ था, ठीक है ना। गुलाम वंश पहले आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद फिर तुगलकाबाद, फिर गयासुद्दीन तुगलक आता है, ठीक है। एक ऑप्शन मिल रहा है इसमें, देखिए उल्टा सीधा हो गया थोड़ा। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। सी नंबर, यहाँ बी लिखा हुआ है, सी नंबर मिला लीजिएगा कालक्रमानुसार, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्या है अगला क्वेश्चन? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? देखिएगा सोमदेव थे, जयता थे, अभिकवि थे कि नाथा थे? कौन थे इसमें से? देखिए थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो चुका है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा भैया डी लिखा हुआ है, इसमें सी होगा, अभिकवि थे, ठीक है ना। किसने करवाया था? मेवाड़ का राजा हुआ करते थे, मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है ना। राणा कुंभा ने करवाया था इसका निर्माण। उसके बाद कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो करवाया था, इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण देखिएगा, कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है जयता ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जयता ने करवाया था, ठीक है ना। वहीं जबकि कीर्ति स्तंभ जो है, देखिएगा कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन थे? प्रशस्तिकार पूछा जाता है, प्रशस्तिकार कौन थे? इसमें से हमारे अभी और कौन थे? महेश थे, अभी और महेश थे, ठीक है, अभी और महेश थे।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने करवाया? राणा कुंभा के शासन, मेवाड़ का शासक हुआ करता था। किसने करवाया था इसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में जयता ने करवाया था। उसके बाद ये रचयिता कौन थे इसके? अभिकवि थे। ठीक है ना, कई क्वेश्चन मिल गया यहीं पे। उसके बाद प्रशस्ति जो है, प्रशस्तिकार कौन थे? 2 लोग थे, अभि और महेश थे। ठीक है, चलिए हमारा जो 12वां नंबर क्वेश्चन है देखिएगा। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी जो है शम्स ए सिराज। कौन थे इसमें से? हमारा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, देखिएगा ऑप्शन सी अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी ने करवाया था। इसका पूरा नाम क्या था? अबू रेहान इब्न हसन मोहम्मद क्या था? देखिएगा इसमें अबू रेहान, शार्ट में देख लीजिए, अबू रेहान इसका नाम था। ठीक है, अबू रेहान इसका नाम हुआ करता था। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी इसको बोला जाता है। किताबुल हिंद को क्या हम बोल सकते हैं? तहकीक हिंद, तहकीक हिंद, तहकीक हिंद भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर। 13वां नंबर को हम देखते हैं दोस्तों। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। देखिए ऑप्शन ए कहाँ? ऑप्शन ए दिया है इसमें से पट्टी में, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है पटियाली, ऑप्शन डी जो है इसमें, ऑप्शन सी जो है पाटली, ऑप्शन डी जो है पटियाला। ठीक है, देखिएगा हमारा ऑप्शन होगा क्या? कंफ्यूज करने के लिए पटियाला वटियाला दिया गया है। इसमें से हमारा आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी, पटियाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? ये एटा ज़िले के पीलीभीत में पड़ता है। एटा देखिए कहाँ पर है? ये कासगंज पीलीभीत जो है एटा, एटा भी कहीं कहीं दे देगा। ठीक है ना, एटा में। उसके बाद ये अपने आप को क्या कहता था? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, हिंदुस्तान का क्या कहता था? तोता अपने आप को कहता था। ठीक है, ये 1253 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? 1253 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था इसका। ठीक है, वहीं NCERT में 1252 भी कहीं कहीं मिलता है मध्यकालीन भारत में। ठीक है ना, 1253 हरिश्चंद्र वर्मा वाली बुक में मिलता है इसका जिक्र। चलिए और देख लीजिए, और इसके बारे में एक क्या था? नई फारसी काव्य शैली का भी क्या किया था? सबक हिंदी जिसको बोला जाता था, सबक हिंदी का भी विकास किया। ठीक है ना, सबक हिंदी का विकास किया। उसके बाद अमीर खुसरो क्या था? एक क्या था? एक कवि था, संगीतकार था, कवि संगीतकार, ठीक, संगीतकार था, एक इतिहासकार भी था, इतिहासकार। ठीक है ना, कवि, इतिहासकार और क्या था? ये संगीतज्ञ भी था। ठीक है ना। अब चलिए, ये हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का क्या था? ये ज्ञाता था। उसके बाद तबला में इसका विशेष योगदान है। ठीक है, अभी क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा आगे। हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ 14वां नंबर क्या है हमारा? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार में रहता था? अब देखिए ऑप्शन ए नवाब आशफुद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में रहता था ये? किसके शासनकाल में अमीर खुसरो जो है किस बादशाह के दरबार में संबद्ध था? किसके? एक ऑप्शन हमारा जो है इसमें से ये बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में ये आया था। इसका जो पुत्र हुआ करता था, क्या इसके पुत्र का नाम था? महमूद नाम था। महमूद का इसके साथ जो है मित्रवत संबंध था। ठीक है, महमूद के साथ कैसा संबंध था? मित्रवत
मित्रवत क्या था, मित्रवत संबंध था। ठीक है, मित्रवत संबंध था, संबंध था। ठीक है ना, मित्रवत संबंध था। इक्कईकुबाद इसका पुत्र हुआ करता था। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, इस 7 सुल्तानों का काल भी देखा था। इसके प्रसिद्ध गुरु का नाम क्या था, निजामुद्दीन औलिया था। ये अपने गुरु के मृत्यु के बाद जो है 2 दिन बाद ये भी अफसोस के मारे क्या हो जाता है, मर जाता है भी, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। वहीं देखिएगा दोस्तों 15वां नंबर है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था। अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित था, चलिए रिपीटेशन हो गया, गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से। ठीक है, देखिएगा 16वां नंबर जो है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। ये भैया दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, किसको दिए थे, तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, किसको दिए थे लोग, ये लोग दिए थे भैया यहाँ फारसी को। किसको दिए थे, फारसी को। ठीक है, ये राजभाषा बन गई थी वहाँ मुगल वंश में, राजभाषा, अकबर ने इसको राजभाषा का दर्जा भी दे दिया था, पूछा भी जाएगा। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए इसमें तहकीक हिंद, तहरी तारीख़ हिंद, रेहला, तबकात नासरी, तबकात नासरी क्या था, इसका मिलान करना है, कूट में है। देखिए दोस्तों पहले हम जो आ रहा है उसको हम मिला लेते हैं, ठीक है, आसानी भी हो जाएगा। रेहला किसका था, ये रेहला इब्न बतूता का था। तबकात नासरी किसका था, मिनहाजुस सिराज का था। तारीख़ हिंद, तारीख़ हिंद किसका था, देखिएगा इसमें से तारीख़ हिंद हमारा जो है अल-बरनी की है, ठीक है ना, हाँ अल-बरनी की है। वहीं तारीख़ दिल्ली किसकी है, खुसरो की है। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, इसमें से हमारा आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से जो है एक ही पूछ, रेहला किसकी है, तारीख़ दिल्ली किसकी है, तारीख़ हिंद किसकी है, तबकात नासरी किसकी है, कंफ्यूज करने के लिए आपको भी दे सकता है। देखिएगा 18वां नंबर है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। सबसे श्रेष्ठ मिश्रण किसको माना गया है, देखिए बीड़ा है, सारंगी है, ढोलक है, सितार को किसको माना गया है इसमें। देखिएगा हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा भैया सितार। ठीक है ना, सितार। सितार क्या था, अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे, अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे, उसके बाद भारतीय बीड़ा प्लस भारतीय क्या था, बीड़ा को जो है मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, सितार का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा 19वां नंबर, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपना संस्मरण लिखा था। देखिए इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या लिखा था अपनी फुतुहात ए फिरोज शाही, इसका क्या था, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही लिखा था। देखिएगा 20वां नंबर जो है दोस्तों, ये 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। ऑप्शन ए क्या है, यूनानियों ने किया था, ऑप्शन बी तुर्कों ने किया था, ऑप्शन सी मुगलों ने किया था, ऑप्शन डी जो है अंग्रेज़ों ने किया था। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, तुर्कों ने किया था। इसका विकास किसने किया था, तुर्कों ने। पोलो को खेल खेलते समय 1210 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी, ऐबक की, ऐबक। ठीक है, ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऐबक की मृत्यु हुई थी, यहीं से प्रचलन में आता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है
देखिएगा इसमें से क्या है, ये निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा। निम्न यात्रियों के पधारने का अनुक्रम क्या रहा है। इब्न बतूता, अलबर्नी, ट्रेवेनियर, मनूची किसके शासनकाल में आए, कब आए। देखिए इब्न बतूता की हम चर्चा करते हैं। इब्न बतूता कब आया था, ये कहाँ का रहने वाला था। 1333 से 47 के बीच में ये आया था। ठीक है, 1333 से 47 के बीच में आया था। ये एमबीटी के शासनकाल में ये आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, ये आया था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है ना, मोरक्को का निवासी था। उसके बाद देखिएगा यहाँ अलबर्नी को देखिए, अलबर्नी कब आया था। अलबर्नी आता है 1000 में, 1000 ईस्वी में आता है। किसके शासनकाल में आया है, ये आता है महमूद गजनबी के शासनकाल में। गजनबी, ठीक है, गजनबी के साथ ही भारत आता है। उसके बाद ट्रेवेनियर को हम देखते हैं। ट्रेवेनियर क्या था, ये फारसी यात्री था। ट्रेवेनियर क्या था, ट्रेवेनियर जो था एक फ्रांसीसी यात्री था। इस शाहजहाँ के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में अपनी यात्रा कब, देखिए 1638 से 63 के बीच में आता है। वही जो है ये किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। उसके बाद फिर मनूची को हम देखते हैं। मनूची जो है ये आता है, एक इतावली यात्री था। ये इतावली यात्री था। 1653 से 1708 तक ये था। किसके शासनकाल में आया था, उस समय तो शाहजहाँ ही चला, लेकिन ये आया था दारा शिकोह के दरबार में। दारा शिकोह, ये इसका क्या था, ये तोपची था। क्या था, तोपची था। दारा शिकोह का तोपची भी नियुक्त दारा शिकोह ने इसको किया था, मनूची को। ठीक है ना, ये उसके साथ में ये जो है बाद में चिकित्सक का पेशा भी अपना लिया था। पूछा जाता है चिकित्सक का पेशा भी अपना लिया था। वहीं इसको जो है स्टोरियो द मोगोर नामक संस्करण है। स्टोरियो द मोगोर, इसको क्या कहा जाए, स्टोरी दो मोगोर को भारत का दर्पण कहा जाता है। भारत का दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना, अब हो चुका। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन जो है, 22 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा इसमें क्या है, दस्तार बंदान क्या है। दस्तार बंदान क्या था, सूफी संत, खान, मलिक उलेमा क्या थे दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा इसमें से, क्या थे ये, उलेमा थे। क्या थे ये, उलेमा थे। ये धार्मिक पद होता था, धार्मिक और न्यायिक पद था। ये एक उलेमा वर्ग जो थे धार्मिक और न्यायिक पद होता था। ठीक है, न्यायिक पद। दस्तार बंदान का अर्थ होता है क्या, पगड़ी पहनने वाला, पगड़ी पहनने वाला। चलिए, ये सल्तनत काल में ये उलेमा वर्ग थे, इनका प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। 23वां नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें देखिए ये चंदावर का युद्ध, ये चंदावर है, चंदवाड़ नहीं है, चंदावर का युद्ध है। ठीक है, चंदावर का युद्ध है। चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। अब देखिएगा इसमें चंदावर का युद्ध कब होता है, 1194 ईस्वी में होता है। 1194 ईस्वी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है 1194 में, ये होता है देखिए गौरी और राजा जयचंद थे। ठीक है ना, राजा जयचंद और गौरी के बीच में होता है। वहीं इसमें तैमूरों का आक्रमण कब होता है, तैमूर आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में होता है। तैमूर आक्रमण 1398 ईस्वी में ये था। किसके शासनकाल में तैमूरों का आक्रमण हुआ था, देखिएगा इसमें से
ये थे भैया वो तुगलक, क्या थे, महमूद शाह तुगलक थे, ठीक है ना। महमूद शाह, वो जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, अंतिम शासक अंतिम शासक था महमूद शाह, ठीक है ना, उसके शासनकाल में आया था। उसके बाद युद्ध हुआ था ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में होता है। ताली कोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। वहीं घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है, किसके, बाबर और अफगानों के बीच में होता है। ये जल और थल पर लड़ा जाने वाला युद्ध था बाबर के द्वारा। चलिए मित्रों, अपने हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। देखिए, उसको हम टिक लगा दिए हैं। देखिएगा इसमें से ये जो हमारा आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? देखिए, बहादुर शाह गुजरात का रहने वाला था। चाँद बीबी अवध की थी। रजिया सुल्तान दिल्ली के थी। बाज बहादुर मालवा के थे। इसमें से हमारा आंसर होगा बी नंबर, चाँद बीबी। चाँद बीबी कहाँ की रहने वाली थी? अवध। ये चाँद बीबी जो थी अहमदनगर के तीसरे शासक हुआ करते थे हुसैन निजाम शाह प्रथम। हुसैन निजाम शाह प्रथम, ठीक है ना। अहमदनगर के रहने वाले वही इनका जो है, जबकि वही बहादुर शाह कहाँ का था? बहादुर शाह जो था गुजरात से संबंध था इसका संबंध क्या था? गुजरात से संबंध था। अब सब जो है इसमें रजिया सुल्तान दिल्ली की थी, पहली महिला शासक, वहीं बाज बहादुर मालवा का रहने वाला था, ठीक है। इसमें हमारा आंसर चाँद बीबी जो है कहाँ की रहने वाली थी? अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर की रहने वाली शासकिया थी। चलिए दोस्तों, 25वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासन के अधीन सेवा नहीं की थी? देखिएगा, इसमें से अलाउद्दीन खिलजी थे, फिरोज शाह तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, इल्तुतमिश थे। इसमें कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश थे। आइन उल मुल्क, देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। आइन उल मुल्क जो है मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, खिलजी और तुगलक के जो फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान किया था। तीन शासकों का 3 शासक। कौन कौन थे 3 शासक? देखिएगा, इसमें से अलाउद्दीन थे, वहीं मोहम्मद बिन एमबीटी जिसको बोलते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा कौन था? फिरोज शाह, इन्हीं का छोटा भाई, फिरोज शाह चचेरा भाई था फिरोज शाह, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक थे। चलिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से डी नंबर। अब 26वां नंबर क्वेश्चन है। 26वां नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के साथ? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? देखिएगा, इसमें जौहर प्रथा। रानी पद्मावती ही देखे होंगे आप, पद्मावती फिल्म में रानी पद्मावती क्या करती हैं? जौहर प्रथा अपनाती हैं। आग में कूद करके क्या कर देती हैं? अपनी जान दे देती हैं। लेकिन अधीनता अलाउद्दीन की क्या करती हैं? स्वीकार नहीं करती, ठीक है ना। अलाउद्दीन कहता है कि क्या उसमें है? उसका प्रसिद्ध वाक्य क्या था? एक जंग इश्क के नाम। देखिएगा, इसमें से 27वां नंबर है भैया। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? देखिए, मालधर बसु थे, हेमचंद सूरी थे, पार्थ सारथी थे, वहीं सायण थे। देखिएगा, इसमें से हमारे क्या थे? जैन धर्म गुरु हेमचंद सूरी थे। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है 28वां नंबर।
28वां नंबर है दोस्तों, देखिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है हमको। देखिएगा इसमें से मिलाना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था मित्रों? इसमें देखिएगा प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और कौन था? लॉर्ड क्लाइव था ना, लॉर्ड क्लाइव था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजी संयुक्त सेनाओं के बीच में वहाँ के जो थे, इसमें से जैसे राय दुर्लभ हो गए, उसके बाद इनकी मौसी थी घसीटी बेगम, वो भी इनके साथ में थी, सम्मिलित हो चुकी थी अंग्रेज़ों के पक्ष में, चूँकि इनके विद्रोही थे। उसके बाद देखिए यहाँ कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था, किसने किया था कलिंग का युद्ध? अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक ने ही किया था, ठीक है ना। 261 ईस्वी में। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, 1576। अकबर और मेवाड़ के कौन हुआ करते थे? कौन थे? राणा प्रताप, राणा प्रताप थे, ठीक है ना, राणा प्रताप थे। उसके बाद फिर तराइन का युद्ध कब होता है? तराइन का युद्ध बचता है हमारा नंबर 3, 1192 ईस्वी में। अब देखिएगा इसमें से हमारा मिलान कौन सा है? 4 है, 4 के बाद 1 है, 4 1, 4 1 इसी में मिल रहा है। देखिए सी नंबर में 4 1 मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें से क्या है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। भारतीय कृषक 13वीं 14वीं शताब्दी में किस चीज़ की खेती नहीं करता था? देखिए गेहूं की, चना की, जौ की, मक्का की। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा ये हमारा आंसर होगा डी। इसका कृषि जो है नहीं करते थे 13वीं और 14वीं शताब्दी में। इसमें गेहूँ था, जौ, चावल, मक्का नहीं था, चना भी था, उसके बाद इसमें जो है कपास भी था, ठीक है ना, कपास था, गेहूँ, ईख और धान की भी ये लोग फसल उगाते थे। अब देखिएगा वहीं और, लेकिन ये इब्न बतूता के अनुसार है, इब्न बतूता के अनुसार जो है धान, गेहूँ, उसके बाद कपास किसके अनुसार था? इब्न बतूता के अनुसार किसकी खेती? धान, गेहूँ और कपास की करते थे लोग, ठीक है। देखिएगा 30वां नंबर क्वेश्चन जो है, 30वां नंबर में जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में, मतलब किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? निखिल में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, फिरोज शाह के शासनकाल में। किसने करवाया था इसको? देखिएगा ये किसकी स्मृति में किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम क्या था? जौना खां। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसके बाद यहीं जौनपुर में और क्या क्या है? देखिए अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अटाला मस्जिद है, कहाँ है अटाला मस्जिद? जौनपुर में है। यहाँ किस वंश का शासन हुआ करता था? सरकी वंश का शासन हुआ करता था, ठीक है, सरकियों के हाथ में था ये। देखिएगा चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था, शमसुद्दीन शाह को, सिकंदर बुतशिकरन को, हैदर शाह को, कि जैनुल आबिदीन या जैनुल आबिदीन को? किसको जाना जाता था? जैनुल आबिदीन। कश्मीर का क्या कहा जाता था? अकबर कहा जाता था। जजिया क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जजिया कर को कश्मीर में वसूला नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था इन्होंने, गो हत्या पर प्रतिबंध। उसके बाद फिर इसी के साथ साथ फारसी भाषा में कुछ ग्रंथों का अनुवाद भी हुआ, जैसे महाभारत, दशावतार, राजतरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हड़ के द्वारा, कल्हड़ की राजतरंगड़ी, ठीक है ना। एक कश्मीर के इतिहास को बताती है, कल्हड़ की राजतरंगड़ी जो है कश्मीर के इतिहास को बताती है।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा जो 32वां नंबर है। 32वां नंबर है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था, फिरोज शाह थे, महमूद गवां थे, आसफ खां थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक? चलिए, ये कौन थे बहमनी राज्य के संस्थापक? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है ना। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। इनका नाम था क्या? बहमन शाह उर्फ हसन गंगू भी कहा जाता था, उर्फ हसन गंगू, ठीक है ना। कब किया था ये? 1347 में। 1347 में करता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू था इसका पूरा नाम, ठीक है। चलिए दोस्तों, 33वां नंबर क्वेश्चन है। 33वां नंबर क्या कहता है? देखिएगा यहाँ, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। ये आदिल शाही जो था किस वंश से था? ठीक है, इसमें देखिएगा कुतुब शाही, निजाम शाही, सरकी शाही। अभी मैंने सरकियों का जो है बताए थे। सरकी कहाँ के थे? सरकी तो शासन कहाँ था? जौनपुर में था। सरकियों का शासन जो था कहाँ था? जौनपुर में था। सरकियों का शासन जौनपुर में था, ठीक है ना। वहीं देखिएगा इसमें से जो मिलता है डी नंबर, देखिएगा इसमें डी नंबर जौनपुर हो गया। उसके बाद फिर हम ले लेते हैं पहला वाला। पहला का जो है आदिल शाही कहाँ के थे? ये बीजापुर के थे। आदिल शाही जो थे बीजापुर के थे, ठीक है ना, बीजापुर के थे। उसके बाद ये लोग कहाँ के थे? कुतुब शाही जो था, कुतुब शाही वंश गोलकुंडा में था। निजाम शाही अहमदनगर में था, ठीक है ना। आदिल शाही बीजापुर, उसके बाद कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, सरकी शाही कहाँ थे? जौनपुर में थे, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर जो होगा डी होगा। डी में जो है मिलान है, देख लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें से 34वां नंबर क्वेश्चन है। 34वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा इसमें गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, बीजापुर, कर्नाटक, बेंगलोर। अब गोलकुंडा को हैदराबाद कहा जाता है। गोलकुंडा की खान से ही क्या प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा, ठीक है। गोलकुंडा की खान से क्या प्राप्त हुआ? कोहिनूर हीरा। जो जहाँ यहाँ पर किसका शासन होगा? निजाम शाहियों का था, निजामों का शासन था। निजाम शाही वंश का शासन था, ठीक है ना। निजाम शाही वंश का शासन था। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ अगला क्वेश्चन जो है हमारा 35वां नंबर। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? देखिए, श्रृंगेरी है कि हलेबीड है, बेलूर है, सोमनाथपुर है। देखिएगा, सोमनाथपुर था कि और क्या था इसमें से? देखिए, होयसलों की प्राचीन राजधानी हलेबीडू को ही क्या कहते थे? द्वार समुद्र कहते हैं वर्तमान में, ठीक है ना, हलेबीडू। ठीक, अब चलते हैं हम अगला 37वां नंबर। 37वां नंबर जो है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, अदीना मस्जिद मांडू में है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में, दाखिल दरवाज़ा गौड़ और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? अदीना मस्जिद कहाँ नहीं है? क्या है इसमें से सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। इसमें से क्या होगा? मांडू। ये अदीना मस्जिद कहाँ पड़ता है? देखिएगा, यहाँ पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? अदीना मस्जिद को जामा मस्जिद भी हम कहते हैं, जामा मस्जिद, ठीक, जामा मस्जिद भी कहते हैं। 1360 में जो है बंगाल में इसका निर्माण करवाया गया था, 1360 ईस्वी में। लाल दरवाज़ा जान ही रहे हो, दाखिल दरवाज़ा, 3 दरवाज़ा, ठीक है ना। 3 दरवाज़ा का मतलब भी क्या है? अतारकिन का दरवाज़ा, जिसका इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था, ठीक है ना। चलिए, अब अगला हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कहता है? देखिएगा दोस्तों,
दक्षिण भारत के पोलिगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलिगार कौन थे? देखिएगा, पहला है असाधारण जमींदार हुआ करते थे कि महाजन थे कि क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे या नौधनाढ़ व्यापारी थे। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? इस देखिएगा, ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। पोलिगार क्या थे? ये सामंतवादी हुआ करते थे। सामंतवादी का मतलब क्या होता है? सामंतवादी का मतलब होता है ये जमींदार, ठीक है ना, वही जमींदार थे। नायक शासकों को कहा जाता था। ये 16वीं से 18वीं सदी के दौरान जो है इनकी नियुक्ति की जाने लगी थी। ठीक है, साथ साथ में सुनते भी रहिएगा। काफ़ी चीज़ों को हम नहीं लिखते लेकिन बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा 39 नंबर क्या कहता है? नीचे के युगमों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं और दूसरी ओर जो है उनके विरचित ग्रंथ हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित क्या नहीं है? इसमें से हमारा होगा ऑप्शन ए। देखिएगा, कृष्णदेव राय। ऑप्शन ए क्या थे? कृष्णदेव राय थे। ठीक है ना, कृष्णदेव राय थे कि सम्रांगण सूत्रधार था। उसके बाद महेंद्र वर्मन, मत्त विलास प्रहसन, भोजदेव का मानसोल्लास था, सोमेश्वर का अमुक्त माल्य था। ठीक है, इसमें देखिएगा दोस्तों सही सुमेलित है तो इसमें हमारा आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसमें से हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, बी नंबर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इसमें से महेंद्र वर्मन, मत्त विलास प्रहसन, यही सही सुमेलित है। और ए राम क्या था ये? देखिएगा यहाँ पे ये विजयनगर के साथ कृष्णदेव राय जो है अमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय किसकी रचना किया था? अमुक्त माल्यद की ए यहाँ मिला सकते हैं। ठीक है, अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में किया था, तेलुगु भाषा में था, लिखा था इसको। वहीं जो है मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? ये महेंद्र वर्मन ने ही किया था। भोज ने किसका किया था? भोज जो है देखिएगा यहाँ सम्रांगण सूत्र इसका होगा। भोजदेव ने किसका किया था? सम्रांगण सूत्र का। वहीं सोमेश्वर ने किसका किया था? सोमेश्वर जो है इसका किया था। ठीक है, यहाँ से आपका मिल गया। इसमें से हमारा ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, अब चलिएगा हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 15वीं, 14वीं, 13वीं, 16वीं सदी में। कब स्थापित हुआ था? बहमनी राज्य की स्थापना कब किया था? 14वीं सदी में। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह और हसन गंगू ने किया था। ठीक है, 1347 में। ठीक है ना, 1347 में किया था। चलिए दोस्तों, यहीं तक हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारा जो है दिल्ली सल्तनत का ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसमें से दिल्ली सल्तनत का हमारा जो अगला था वो समाप्त हो चुका है। अगला जो प्रशासन था या स्थापत्य कला थे या संगीतियाँ थी, जो भी थे हमारे समाप्त हो चुका है। वही देखिएगा हमारे द्वारा जो है सक्सेस विद पवन सर यूट्यूब चैनल पर सुपर टेट वीडियो लेखपाल आर या स्पेशल या UPPCS का प्री जो उसमें सीसेट का पार्ट है, हिंदी जो 20 क्वेश्चन आता है उसके लिए भी लाभदायक है। ठीक है, हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक ही वीडियो में समाप्त। यहाँ जैसे कि व्यंजन संध लिखी गई है, व्यंजन संध जो है एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगला देखिएगा। देखिए, थैंक यू। ठीक है, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, शेयर लाइक करिए दोस्तों, ये अन्य मित्रों तक भी पहुँच सके, ताकि यही हमारी जो है हम लोगों का उद्देश्य है यार, ताकि हर लोगों को छोटे जो जिनके पास नहीं है सुविधा यार, उनको तक जो है इसको पहुंचाया जाए। जो दोस्त यार मित्र हैं सबके पास इसको पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।